नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्लांट मोर्फोलॉजी से संबंधित। प्लांट मोर्फोलॉजी से संबंधित या इसे हम कह सकते हैं पादप आकारिकी से संबंधित रहेगा, जिसके अंतर्गत हम पादपों के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। और ये पादपों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती और पुष्प, इन सभी का अध्ययन हम प्लांट मोर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा जड़ यानी कि रूट से संबंधित रहेगा, जिसके अंतर्गत हम जड़ या मूल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनके प्रकार हैं, किस प्रकार से वो रूपांतरण है या कितने प्रकार के इनके रूपांतरण होते हैं और कौन कौन से कार्य जड़ों के द्वारा किए जाते हैं, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह वीडियो रीट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट के सिलेबस में अलग से टॉपिक दे रखा पादप के विभिन्न भाग। इसके अलावा हम बात करें तो नीट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीट में जो बायोलॉजी की 11th और 12th क्लास की बुक हैं, एनसीईआरटी की दोनों बुक शामिल की जाती है और ये 11th क्लास की बुक का ही टॉपिक है, तो नीट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादप के या पौधे के विभिन्न भाग। पौधे के विभिन्न भाग या इसे हम पादप आकारिकी भी कहते हैं, यानी पादपों के विभिन्न भागों का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम पादप आकारिकी या प्लांट मोर्फोलॉजी कहते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्लांट मोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़ या रूट, तना या स्टेम, पत्ती या लीफ, फल या फ्रूट, फूल या फ्लावर, बीज के आकार एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखो जो डेफिनेशन है उसे डिफाइन किया गया है कि पादप की वह शाखा, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल एवं बीज के आकार और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम पादप आकारिकी या प्लांट मोर्फोलॉजी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पादप आकारिकी या प्लांट मोर्फोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉफमिन्स्टर। विलियम हॉफमिन्स्टर, विलियम हॉफमिन्स्टर जो होता है इससे पादप आकारिकी का जनक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम आज इस वीडियो में जड़ के विषय में डिटेल से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेम यानी तने के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जड़ या मूल के विषय में। ये सामान्यतः जमीन के अंदर पाई जाती है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जमीन के अंदर पाई जाती है। जड़ें रंगहीन होती है, इनका कोई रंग नहीं होता और सामान्यतः हम बात करें तो भूरे भूरे रंग की होती है ये, या भूरे रंग की संरचनाएं होती हैं, या तो रंगहीन होती हैं या भूरे रंग की संरचनाएं होती है, जिनका मुख्य कार्य होता है पौधे को मिट्टी में स्थिरता प्रदान करना, यानी कि सपोर्ट देना। पौधे को मिट्टी में सपोर्ट देना या स्थिरता प्रदान करना। इसके अलावा मिट्टी में जो खनिज लवण पाए जाते हैं, जल हो गया और खनिज लवण हो गया, जल और खनिज लवण के अवशोषण करना, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। तो कार्यों से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो जड़ होती है ये जमीन के अंदर पाई जाती है, रंगहीन होती है या भूरे रंग की संरचना होती है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो पौधे होते हैं उनको स्थिरता या सपोर्ट प्रदान करना। और मिट्टी में जो खनिज लवण है, जल है, ये पाए जाते हैं, इनका अवशोषण करके पादप को जल और खनिज लवण उपलब्ध कराना, ये मुख्य कार्य होता है जड़ों का। जड़ की नेक्स्ट विशेषता है कि हम बात करें तो जड़ें सामान्यतः ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती या नेगेटिव फोटोट्रोपिक, प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करने वाली होती है। तो ये भी देखो, जैसे यहाँ पर हम एक पादप की बात करें तो ये पादप है और यहाँ से कोई शाखा निकलती है, ये तो ऊपर का भाग हो गया, और ये हो गई जड़ें नीचे, और यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है। तो ये जड़ें जो हमेशा होती है ये इस प्रकाश की विपरीत दिशा में हमेशा गति करती है। इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगी, और इस तरफ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमेशा जो जड़ें होती है ये प्रकाश के नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है या फिर ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है।
तो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करने वाली होती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जड़ें सामान्यतः होती है, नीचे ऑप्शन में दे दिया जाता है कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, और या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान में रखना कि जड़ें जो होती है ये तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, और यहीं पे तना अगर आ जाए तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव या धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है तना, और जड़ें होती ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है। नेक्स्ट है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है या पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, गुरुत्व की दिशा में गति करने वाली होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि नीचे जमीन यानी कि गुरुत्व का जो बल लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है पृथ्वी के अंदर की तरफ, जो गुरुत्व का बल लगता है उस तरफ ये क्या करती है, गति करती है। इसी कारण हम इसे कह सकते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती या पॉजिटिव जियोट्रोपिक कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक सामान्य जड़ की संरचना में 4 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं। तो सामान्य जड़ की हम संरचना की बात करें तो मुख्य रूप से उसमें 4 भाग दिखाई देते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से, एक बार इनकी हम बात करते थे। जैसे सबसे पहले आता है मूल गोप या रूट कैप। तो ये सबसे नीचे की ओर इस प्रकार से उपस्थित होता है, जो आज जड़ का आगे का भाग होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद में आता है विभज्योतकी क्षेत्र। तो इसके आगे वाला जो क्षेत्र होगा जड़ का, ये वाला जो क्षेत्र होगा ये क्या होगा, इसमें बहुत सारी इस प्रकार से सेल्स पाई जाती हैं जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, जिसे मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं। विभज्योतकी कोशिका इसमें पाई जाती है। तीसरा आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। तो इसके बाद में जो सेल्स आती है ये क्या करती है, लंबाई में वृद्धि करती है। इस प्रकार से ये क्या करती है, दीर्घीकरण या लंबाई में वृद्धि करने वाली कोशिकाएं होती है, और इस कारण इसे दीर्घीकरण क्षेत्र या एलोंगेशन जोन भी कहा जाता है। और फिर 4 नंबर पे आता है विभेदन या परिपक्व क्षेत्र। तो इसे मैचुरेशन फेज भी कहते हैं। दीर्घीकरण होने के बाद जो ऊपर जो कोशिकाएं होती है इनमें क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विभेदन हो जाता है। ये किसी उत्तक के निर्माण करने के लिए क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, और इसी स्थान पर मूल रोम भी पाए जाते हैं। तो सामान्यतः ये संरचना होती है। अभी इनको हम आगे अच्छे से डिटेल से देखेंगे, अच्छे से चित्र में देखेंगे। तो पहला भाग होता है जड़ का मूल गोप, जो नीचे की ओर पाया जाता है। इसके बाद में विभज्योतकी क्षेत्र, फिर दीर्घीकरण, और फिर विभेदन या परिपक्वन क्षेत्र। अब इनकी एक एक करके हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम मूल गोप की बात कर लेते हैं। तो ये पाया जाता है मूल गोप, या जिसे हम रूट कैप कहते हैं, नीचे की ओर। ये आप देख सकती हैं। ये क्या करता है, जो विभज्योतकी क्षेत्र होता है उसकी सुरक्षा, जो रूट टिप होता है उसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो सबसे नीचे की ओर मूल गोप हो गया, जो मिट्टी में धंसा हुआ पाया जाता है। फिर इसके ऊपर आता है विभज्योतकी क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक जोन। तो इसमें वे कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें सेल डिवीजन की जिनमें क्या होती है, समता होती है। इनमें कोशिका विभाजन की क्या हो जाती है, समता पाई जाती है। लगातार कोशिका विभाजन करती रहती है, जिनसे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके बाद में ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये इतना, ये होता है कोशिकाएं जो होती हैं इसमें दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र या सेल एलोंगेशन जोन कहते हैं। इसमें जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये अपनी लंबाई में वृद्धि करती हैं। संख्या में वृद्धि यहाँ होती है, फिर यहाँ पे होती है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि करने के बाद ये जो कोशिकाएं होती हैं ये परिपक्व कोशिकाएं हो जाती हैं, परिपक्वता को प्राप्त कर लेती हैं, और जिससे ये नए जो उत्तक होते हैं उनके निर्माण के लिए तैयार हो जाती हैं। तो परिपक्वन क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं, और इसी क्षेत्र में ये मूल रोम पाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकती हैं। मूल रोम या रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये सामान्यतः जो जड़ होता है उसकी संरचना होती है, जिसमें 4 भाग पाए जाते हैं, मूल गोप, विभज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। तो एक अब क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी का डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट कैप या मूल गोप की। तो मूल गोप जड़ की शीर्ष भाग पर पाया जाता है, ये अभी हमने देखा है, तथा वृद्धि करती हुई जड़ को भौतिक अवरोधों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये नीचे की ओर वृद्धि कर रही तो आगे कोई पत्थर वगैरह आ जाए या हार्ड मिट्टी आ जाती तो उससे सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, मूल गोप करता है। भौतिक अवरोधों से सुरक्षा करने का कार्य करता है मूल गोप। इसका निर्माण केलिप्ट्रोजन नामक उत्तक या टिश्यू से होता है। देखो इसमें 2-3 टिश्यू पाए जाते हैं सामान्यतः। हम जो शुरुआत में बात करें तो प्लीरोम हो गया, एक होता है रंभजन, एक उत्तकजन हो गया। इस प्रकार से जो उत्तक होते हैं उसमें एक नीचे की ओर केलिप्ट्रोजन भी पाया जाता है, और ये केलिप्ट्रोजन क्या करता है, आगे जाकर के मूल गोप का निर्माण करता है। जब हम प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े, पादप की जो आंतरिक संरचना है,
या फिर रूट की जो आंतरिक संरचना पढ़ेंगे उस समय इन सभी की बात करेंगे। तो क्लिप्ट्रोजन नामक जो टिश्यू होता है उससे मूलगोप का निर्माण होता है और इसी कारण इसे क्लिप्ट्रा या क्लिप्ट्रा भी इसे कहते हैं या मूलगोप भी इसे कहते हैं। तो ये सबसे पहले हमने बात कर ली मूलगोप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पादपों में क्या होता है, मूलगोप जो होता है ये डिफरेंट पाया जाता है। जैसे रूट कैप या मूलगोप की संख्या प्रत्येक जड़ या रूट में एक ही होती है। तो सामान्यतः जितने भी पादप होते हैं उनमें मूलगोप या रूट कैप की जो संख्या होती है वो प्रत्येक जड़ में एक ही पाई जाती है। लेकिन जो केवड़ा नामक जो पादप होता है, पेंडनस केवड़ा नामक जो पादप होता है उसमें अनेक मूलगोप पाए जाते हैं। सामान्यतः तो संख्या में क्या होती है, एक जड़ में एक ही मूलगोप होती है। लेकिन जो केवड़ा नामक या पेंडेनस नामक जो पादप होता है उसमें अनेक मूलगोप पाए जाते हैं। जलीय पौधों में मूलगोप नहीं पाई जाती है और उसके स्थान पर मूल पॉकेट पाए जाती हैं, रूट पॉकेट पाए जाते हैं। जितने भी जलीय पादप होते हैं उनमें मूलगोप अब्सेंट होती हैं, इसके स्थान पर मूल पॉकेट या रूट पॉकेट पाए जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछ लिया जाता है कि मूल पॉकेट किस में पाई जाती है, जलीय पौधों में पाई जाती है या फिर ऑप्शंस में पादपों के नाम दे रखे हैं तो उसमें हम बात करते हैं पिस्टिया पिस्टिया, लिमनिया, आइकोर्निया जिसे हम जलकुंभी भी कहते हैं। तो पिस्टिया, लिमनिया और आइकोर्निया इन सभी में क्या होती है, ये जलीय पादप होते हैं, इनमें मूल पॉकेट पाई जाती है मूलगोप के स्थान पर। रूट पॉकेट या मूल पॉकेट जो होती है ये वायु से भरी रहती है जिससे इनमें उत्प्लावन में सहायता मिलती है, यानी कि तैरने में सहायता मिलती है। जो जलीय पादप होते हैं उनमें मूल पॉकेट पाई जाती है रूट कैप के स्थान पर, और जो कि वायु से भरी रहती है इस कारण इनमें उत्प्लावन या बायोन्सी या तैरने में सहायता मिलती है। यह आपका पहला जो पार्ट है रूट का, रूट कैप, वो हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है विभज्योतकी क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक जोन। तो जड़ के शीर्ष भाग के एकदम पीछे सक्रिय कोशिका विभाजन क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि सक्रिय कोशिकाओं का विभाजन क्षेत्र है वो जड़ के शीर्ष भाग के थोड़ा पीछे की ओर होता है। और इसमें लगातार विभाजन होने से क्या होती है, नई कोशिकाएं बनती है और नई कोशिकाएं जड़ की लंबाई में वृद्धि करने के साथ साथ संख्या में वृद्धि करती है। लंबाई में वृद्धि के साथ साथ संख्या में वृद्धि करती है तथा ये सेल्स पतली भित्ति वाली होती है। इनमें रिक्तिकाएं पाई जाती है लेकिन वो बहुत छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। तो विभज्योतिकी क्षेत्र में हमें ध्यान में रखना है, इसमें क्या होती है, जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजन करती है जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। इस क्षेत्र में कोशिका दीर्घीकरण या एलोंगेशन क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में कोशिका जो है वो विभाजन क्षमता तो नहीं पाई जाती लेकिन इनकी कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो लगातार होती रहती है और ये वृद्धि किस में होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। जो कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक जोन में विभाजित होकर के इस क्षेत्र में आती है उन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता तो नहीं पाई जाती लेकिन ये वृद्धि करती है, लंबाई में वृद्धि करके क्या करती है, दीर्घीकरण या फिर लंबाई में वृद्धि करती है। और इस क्षेत्र में जल व खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है, कुछ मात्रा में यहाँ पर होता है, कुछ मात्रा में परिपक्व क्षेत्र में होता है। लेकिन सामान्यतः हम बात करें तो अधिक मात्रा में परिपक्व क्षेत्र में जो खनिज लवणों का अवशोषण है वो पाया जाता है। कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं लंबाई में वृद्धि करके जो जड़ है उसकी लंबाई में वृद्धि करती है। परिपक्वन क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं ये परिपक्व हो जाती है और किसी कार्य हेतु विभेदित होने लगती है या उत्तक का निर्माण करने लगती है। इसी क्षेत्र में मूल रोम भी पाए जाती हैं, रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से जल अवशोषण एवं खनिज लवणों के अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मुख्य रूप से जल अवशोषण का कार्य करते हैं। इसके अलावा खनिज लवणों का अवशोषण भी इसी भाग में होता है और इस भाग में भी खनिज लवणों का अवशोषण होता है। मूल रोम सामान्यतः एक कोशिकीय होती हैं। देखो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं या फिर जड़ों में रोम पाए जाते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं ये तो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन जब स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में जो रोम होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने जड़ों के विभिन्न भाग देख लिए। अब जड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितनी प्रकार की जड़ें होती हैं,
तो टाइप्स ऑफ रूट या जड़ों के प्रकार, तो मुख्य रूप से हम बात करें तो जड़ें होती हैं 3 प्रकार की। पहली है मुसला मूल या टेप रूट, सेकंड है अपस्थानिक मूल या एडवेंटिटस रूट, थर्ड है रेशेदार मूल या फाइब्रस रूट। तो अब एक एक करके इसकी विशेषता देख लेते हैं, पहले से चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। देखो इसमें देख सामान्यतः हम बात करें तो ये जो होती है ये प्राथमिक मूल हो जाती है। शुरुआत में प्राथमिक मूल अपनी जो वृद्धि करती है, वृद्धि करने के बाद इससे शाखाएं निकलती है। ये जो शुरुआत में जो जड़ बनती है ये किससे बनती है, तो ये मूलांकुर से बनती है। मूलांकुर से जड़ बनती है और ये प्राथमिक मूल कहलाती है और ये लगातार जीवित रहती है, लगातार विभाजन करती रहती है और इससे ये शाखाएं जो बनती हैं इन्हें हम द्वितीयक मूल कहती हैं और इसके बाद में ये जो पतली पतली और शाखाएं बनती हैं इन्हें तृतीयक मूल कहती हैं। तो इस प्रकार ये आगे ये विभाजित होती रहती है। तो जो मुसला मूल है ये क्या करती है, प्राथमिक मूल, फिर प्राथमिक मूल से द्वितीयक मूल में विभाजित होती है, फिर तृतीयक मूल में विभाजित होती है। इस तरह लगातार एक जाल सा, एक गुच्छा सा बना लेती है और इसी कारण इसे मुसला मूल कहते हैं। और इसमें आपको ध्यान आगे डिटेल से देखेंगे उस समय भी हम बात कर लेंगे कि जो प्राथमिक मूल जो होती है ये लंबे समय तक जीवित रहती है इसमें, जबकि हम अपस्थानिक मूल और रेशेदार मूल की बात करेंगे तो उसमें ये लंबे समय तक जीवित नहीं रहती है। तो इसमें ध्यान में रखना कि जो प्राथमिक मूल होती है ये आगे द्वितीयक मूल में विभाजित हो जाती है, द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल में विभाजित हो जाती है। अपस्थानिक मूल की हम बात करें तो ये क्या करती है, इसमें जो मूलांकुर के द्वारा जो प्राथमिक मूल बनती है वो अल्पजीवी होती है, वो तो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो शाखाएं हैं वो ऊपर वाले भाग से इस प्रकार से शाखाएं निकल जाती है और ये सभी एक ही तल में निकलती है और इसे हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। क्योंकि जड़ का जो मुख्य भाग होता है ये वाला, ये जड़ का ये मुख्य भाग तो इसमें नष्ट हो जाता है, इसके अलावा ऊपर वाले भाग से ये जड़ें निकलती है, इसी कारण इसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। नेक्स्ट आती है फिर रेशेदार मूल या फाइब्रस रूट। तो इसमें सभी जो मूल होती हैं इसमें भी क्या होती है, जो मुख्य मूल होती है, प्राथमिक मूल होती है वो अल्पजीवी होती है और इसके आधार से अन्य शाखाएं निकलती हैं, जड़ों की शाखाएं निकलती हैं और वो आगे जाकर के क्या करती है, रेशेदार मूल बनाती हैं, एक ही तल में ये पाई जाती हैं। अपस्थानिक मूलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, आगे हम देखेंगे। ये जो जड़ होती है उसके अलावा पादप के अन्य भागों से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। और रेशेदार मूलों में क्या होता है कि मुख्य मूल तो नष्ट हो जाती है और उसके आधार से अन्य शाखाएं निकलती है, वो रेशेदार मूल का निर्माण करती है। अब एक एक करके इन सभी के विषय में डिटेल से देखते हैं और इसके साथ में हम इनसे संबंधित जो रूपांतरण है उनकी भी हम बात करते हैं। मुसला मूल तंत्र या टेप रूट सिस्टम, तो इनमें प्राथमिक जड़ चिर स्थायी होती है, ये लंबे समय तक जीवित रहती है। प्राथमिक जो मूल होती है लंबे समय तक जीवित रहती है तथा इसी प्राथमिक जड़ से द्वितीयक मूल निकलती है और फिर तृतीयक जड़ें विकसित होती है। मैंने अभी बताया आपको कि जो मुसला मूल तंत्र है उसमें प्राथमिक मूल है वो लंबे समय तक जीवित रहती है और इसी से प्राथमिक मूल, फिर इसी प्राथमिक मूल से द्वितीयक मूल और फिर तृतीयक मूल ये आदि विकसित होती हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि प्राथमिक मूल है वो कौन से पादपों में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है जितने भी अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप हैं उन सभी द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी मूल तंत्र पाया जाता है, मुसला मूल तंत्र पाया जाता है, डाइकोट या द्विबीजपत्री पादपों में। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपस्थानिक मूल, इनकी रूपांतरण हम बाद में देखेंगे। अपस्थानिक मूल या एडवेंटिटस रूट सिस्टम की हम बात करें तो इसमें प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो प्राथमिक मूल होती है ये अल्पजीवी होती है, थोड़े समय बाद ये नष्ट हो जाती है। वृद्धि के दौरान इसमें द्वितीयक व तृतीयक जड़ें एक समान गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। देखो इसमें हमने इस प्रकार से बात की, तो प्राथमिक मूल तो नष्ट हो जाती है, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं इस प्रकार से गुच्छे के रूप में उपस्थित होती हैं, एक ही आधार से निकलती है और इसी कारण से हम अपस्थानिक मूल तंत्र कहते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, अधिकांश जो एक बीजपत्री पादप हैं। देखो द्विबीजपत्री पादपों में अपस्थानिक मूल मिलती है, लेकिन ज़्यादातर ये किसमें मिलती है, एक बीजपत्री पादपों में अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। फाइब्रस रूट सिस्टम या रेशेदार जड़ तंत्र है वो घास कुल के पौधों में पाया जाता है। तो आपने गेहूँ है, बाजरा, ये सभी घास कुल में आने वाले पादप हैं, जितने भी घास हैं ये घास कुल में आने वाले पादप हैं। तो इनमें कौन सा रूट सिस्टम होता है, रेशेदार जड़ तंत्र या फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। अब हम इनकी जड़ों के रूपांतरण देख लेते हैं, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
जड़ों के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जड़ें सामान्यतया पौधों को स्थिरता व पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। पौधों को सपोर्ट या स्थिरता और पोषक पदार्थ व जल इनके अवशोषण में सहायता करती है, लेकिन ये रूपांतरित होकर के कई अन्य कार्य भी संपन्न करती है। सामान्य कार्य तो इसके यही हो जाएंगे कि पादपों को स्थिरता प्रदान करती है, पोषक पदार्थ और जल के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है, लेकिन इनके अलावा रूपांतरित होकर के कुछ अन्य कार्य भी ये संपन्न करती है। उन्हीं कार्यों को हमें अभी देखना है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मूसला मूल के रूपांतरण। तो मूसला मूल तंत्र है, उसके रूपांतरण कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला आता संग्राहक जड़ें, यानी कि जो खाद्य पदार्थों से संबंधित होती है। संग्राहक जड़ें या स्टोरेज रूट या संग्राहक जड़ें या खाद्य जड़ें भी जिसे हम कहते हैं, तो ये संग्राहक जड़ों के रूप में जो रूपांतरण होता है ये किस में पाया जाता है। तो ये मूसला जड़ें या मूसला मूल जो होती हैं ये भोजन संग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, यानी कि भोजन संग्रहण करके ये फूल जाती हैं और बड़ा आकार कर लेती हैं। इन जड़ों में खाद्य योग्य भाग पाए, ये सामान्यतः हम बात करें तो खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, और जड़ों का जो यह भाग होता है ये खाने योग्य भाग होता है, खाद्य योग्य भाग होता है। जैसे कि शंक्वाकार है, कुंभी रूपी है, तर्कु रूपी है, कंदिल है। ये क्या प्रकार हैं, संग्राहक जड़ों के प्रकार हैं। शंक्वाकार, कुंभी रूपी, तर्कु रूपी, कंदिल, इन सभी के उदाहरण हम आगे अभी देखेंगे। तो संग्राहक जड़ें कौन सी होती है, जिनमें भोजन का संग्रहण होकर के ये क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं और खाद्य पदार्थ इनमें संग्रहित रहते हैं, खाने योग्य होती हैं। इसके जो उदाहरण देखें तो शंक्वाकार, कुंभी रूपी, तर्कु रूपी और कंदिल, ये इसके प्रकार हो गए, और इन्हीं के उदाहरण हम आगे अभी देख लेते हैं। तो पहला जो प्रकार आता है वो आता है शंकु रूपी या कोनिकल रूट्स, और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं गाजर। जो ये आप संरचना देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसकी है, गाजर की है, जो कि सामान्यतः हम घरों में यूज करते हैं। इनको देखा होगा, एक शंकुआकार, शंकु के आकार की होती है, और ये जड़ी होती है जो कि हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। पहला जो मूसला मूल संग्राहक जड़ों का जो रूपांतरण वो शंकु रूपी है, जिसका उदाहरण है गाजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में हम बात करें कुंभी रूपी जड़ होता है, ये कुंभी के आकार का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंभी के आकार की होती है ये जिसे हम नेपिफोरम रूट्स भी कहते हैं, और ये सामान्यतः सलजम में पाए जाती है। ये जो रूपांतरण होता है खाने योग्य होता है और सलजम में देखने को मिलता है। इसके बाद में तर्कु रूपी मूल, आपने मूली देखी होगी, मूली की जो जड़ होती है वो तर्कु के आकार की होती है, ऊपर से पतली फिर मोटी और फिर पतली मोटी, ऐसे मतलब अनियमित आकार सा मिलता है, तर्कु के आकार की मिलती है, और ये उदाहरण हो जाएगा मूली, जिसे हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है कंदिल मूल, जो कंद के आकार या ट्यूबरस रूट होती है, जो सामान्यतः हम बात करें तो मिराबिलिस जलापा, जिसे हम गुलाबास भी कहते हैं, गुलाबास या मिराबिलिस जलापा, और इसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। तो ये कंदिक मूल जो होती है खाने योग्य होती है, ये अनियमित आकार की आपको देखने को मिलती है कंद के रूप में। तो ये आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं। शंकु रूपी मूल किसमें होती है, गाजर में, कुंभी रूपी मूल सलजन में, और तर्कु रूपी मूल मूली में, और कंदिल मूल या जो ट्यूबरस रूट होती है मिराबिलिस जलापा या गुलाबास में देखने को मिलती है। ये जो संग्राहक जड़ें हैं उनके रूपांतरण हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांखित जड़ें। वो तो संग्राहक हो गए जिनमें भोजन का संग्रहण होता है। अब सांखित जड़ें कौन सी होती है, ब्रांच्ड रूट की बात करते हैं। तो उसमें पहला आता है नोडुलर रूट या ग्रंथिल जड़ें। नोडुलर रूट या ग्रंथिल जड़ें, इनकी हम बात करें तो जो लेग्यूमिनोसी कुल के पादप है, लेग्यूमिनोसी कुल में कौन से पादप आते हैं, चना है, मटर है, ये सभी क्या होते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप में आते हैं। तो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है सहजीवी के रूप में, और इन जड़ों में गांठें पाई जाती है जो कि लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल भूरे रंग की दिखाई देती है। जो लेग्यूमिनोसी कुल के जितने भी पादप हैं, चना मटर जो भी हैं, इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, और ये सहजीवन के रूप में व्यतीत करता है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और इन जड़ों में क्या होता है, लेग या इन गांठों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि लाल भूरे रंग की होती है, जो कि एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इन्हीं गांठों में ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
और उदाहरण हो गए लेग्यूमिनोसी कुल के जितने भी पौधे हैं उनमें ये नोडुलर या ग्रंथिक मूल पाए जाते हैं, जैसे दाल, मटर, चना, ये सभी क्या आ जाएंगे, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप हो जाएंगे। नोडुलर या ग्रंथिल जड़ों के बाद में हम बात करते हैं सौसनी मूल या न्यूमेटोफोर्स। सौसनी मूल या न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स। राइजोफोरा कुल के पौधे जो कि दलदली क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, जो दलदल वाले स्थान होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, उस स्थान पर राइजोफोरा कुल के जो पादप होते हैं वो वहाँ पर वृद्धि करते हैं। इनमें दलदली क्षेत्र में जड़ों को O2 की कमी होने के कारण, ये मैंने बता दिया आपको कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करती हैं और जमीन से बाहर आ जाती हैं तथा इन पर कई सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेथोड्स कहते हैं। और ये छिद्र क्या करते हैं, गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ये जड़ें क्या करती हैं, बाहर आ जाती हैं और बाहर आने के बाद में ये क्या करती हैं, गैसों का विनिमय करती हैं और इनके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेथोड्स कहा जाता है और इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और इसके एक उदाहरण देखें तो सौसनी मूल सामान्यतः बात करें तो मुख्य जो है वो उदाहरण ही पूछे जाते हैं यहाँ से। एविसीनिया, राइजोफोरा, सोनेरिशिया, एविसीनिया, राइजोफोरा, सोनेरिशिया, ये क्या हैं, सौसनी मूल के उदाहरण हैं, न्यूमेटोफोर्स के उदाहरण हैं। भारत में हम बात करें तो बंगाल की जो सुंदरवन है वो क्या, मैग्रोव वनस्पति होती हैं। वहाँ पे दलदल में जितने भी वन पाए जाते हैं वहाँ पर हम सौसनी मूल देख सकते हैं। तो ये सौसनी मूल के उदाहरण हो गए एविसीनिया, राइजोफोरा और सोनेरेसिया। इसके उदाहरण आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गए मूसला मूल के रूपांतरण और इसके बाद में आता है अपस्थानिक मूल के रूपांतरण या एडवेंटिटस रूट सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले संग्राहक जड़ों की हम बात करते हैं जो भोजन का संग्रहण करते हैं। तो अपस्थानिक मूल में भी भोजन का संग्रहण करने वाले जड़ों का रूपांतरण देखने को मिलता है। तो पहला आता है इसमें कंदिल मूल या ट्यूबरस रूट और इसके उदाहरण हो जाएंगे शकरकंद जिसे आइपोमिया बटाटस कहते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है आइपोमिया बटाटा। शकरकंद में क्या होता है, कंदिल जड़ का रूपांतरण होता है शकरकंद जिसमें खाने योग्य या भोजन संग्रहण होता है। संग्राहक जड़ें हो गई ये कंदिल मूल, शकरकंद या आइपोमिया बटाटस, किसका, अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है। फिर हम बात करते हैं गुच्छ मूल या पुलकित जड़ें। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। गुच्छ मूल या पुलकित जड़ें होती हैं, फैसिलेटेड रूट्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। सेम ऐसी होती है लेकिन ये गुच्छे में रहती हैं। तो इसके उदाहरण हो गए एस्पेरेगस या डहेलिया जो हैं, इनमें पुलकित या गुच्छ मूल पाई जाती हैं। पुलकित जड़ें या गुच्छ मूल देखने को मिलती है। ग्रंथिल जड़ें जिसे हम नोडुलर रूट्स भी कहते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रंथि के रूप में ये सामान्यतः पाई जाती हैं। तो ये आमा हल्दी या जिसे हम कुरकुमा अमांडा भी कहते हैं, आमा हल्दी में ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं जिसे हम कुरकुमा अमांडा भी कहा जाता है। तो अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण की हम बात करें तो इसमें संग्राहक जड़ें के रूप में जो रूपांतरण होता है वो कंदिल मूल या कंदिल जड़ के रूप में देखने को मिलता है, जो कि शकरकंद इसका उदाहरण हो जाएगा। गुच्छ मूल या पुलकित जड़ें एस्पेरेगस या डहेलिया में पाए जाती है। ग्रंथिल जड़ें जो आमा हल्दी या कुरकुमा अमांडा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिपादपीय जड़ें। तो ये अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण हम देख रहे हैं। अधिपादपीय जड़ें या एपिफाइटिक रूट, तो ये जड़ें वायवीय भागों में लटकी हुई पाई जाती है। इनमें वेलामेन नामक विशेष स्पंजी उत्तक पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिपादपीय जड़ों में कौन सा उत्तक पाया जाता है। वेलामेन नामक विशेष स्पंजी उत्तक इसमें पाया जाता है जो कि वायु से आर्द्रता ग्रहण करता है, यानी कि वेलामेन जो टिश्यू होता है ये आर्द्रता ग्राही होता है, आर्द्रता ग्राही होता है। तो अधिपादपियों में क्या होता है, वेलामेन टिश्यू ये वायु में लटकी रहती है और वेलामेन नामक उत्तक पाया जाता है जो आर्द्रता या वायु से आर्द्रता ग्रहण करता है। और इसके उदाहरण हो जाएंगे अधिपादपीय जड़ें किसमें पाई जाती है, वेंडा नामक जो पादप है उसमें, आर्किड्स में, डेंड्रोबियम में। वेंडा, आर्किड्स, डेंड्रोबियम ये अधिपादपीय जड़ें के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है दो संग्राहक अपस्थानिक जड़ें और होती हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। पीछे हमने जो संग्राहक जड़ें देखी थी उसी में दो संग्राहक जड़ें रह गई थी जो अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है। उसमें एक तो मालाकार जड़ें होती है जिसे हम मेलेनिफोरम भी कहते हैं, माला के रूप में पाई जाती है, जहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं मालाकार जड़ें या मेलेनिफोरम जड़ें। तो
तो ये सामान्यतः पाई जाती है करेला में। करेला की जड़ें आपने देखी होंगी और सामान्यतः हमारे क्षेत्र में पाई जाती है, आप देख भी सकती हैं। तो इनकी जड़ें होती हैं मालाकार के रूप में पाई जाती है, जो कि भोजन का संग्रह करती हैं। इसके बाद में दूसरी होती है यहाँ पर वलित जड़ें या एनुलेटेड रूट्स। वलित जड़ें वल्लियों के रूप में पाई जाती है, इस प्रकार वल्लियों के रूप में व्यवस्थित होती है ये, जो इस चित्र में भी देख सकती हैं। और इसे आइपेकोक या एक प्रकार का ये औषधीय पादप है जिसमें ये वलित जड़ें पाई जाती है, आइपेकोक। तो अधिपादपीय जड़ें तो बेंडा, आर्किड्स और डेंड्रोबियम में मिलती है। और पीछे हमने अभी जो अपस्थानिक जड़ों के भोज्य या संग्राहक रूपांतरण के रूप में देखा, उसमें अन्य जो होती है उसमें मालाकार जड़ें जो करेले में पाई जाती है, वलित जड़ें जो आइपेकोक में पाई जाती है, जो कि एक प्रकार का औषधीय पादप है। अभी जो हमने जड़ें पढ़ी है उनको एक बार डिटेल से देख लेते हैं, इनकी रूपांतरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो रूट्स होती हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। मूसला मूल यानी कि टेप रूट, अपस्थानिक मूल या एडवेंटिटस रूट, रेशेदार मूल या फाइब्रस रूट। मूसला मूल है, ये 2 भागों में 2 प्रकार की रूपांतरण इनमें देखने को मिलते हैं। पहला है संग्राहक या स्टोरेज जड़ें, दूसरा है सांखित या ब्रांच जड़ें। संग्राहक जड़ों में शंकुरूप कोनिकल जो किसमें पाई जाती है, शंकुरूप गाजर में देखने को मिलती है। कुंभिरूप या नेपिफोरम जो कि हमें किसमें देखने को मिलती है, सलजम जो होती है उसमें तर्कुरूप या फ्यूजिफोरम ये मूली में देखने को मिलती है। कंदी या ट्यूबरस रूट होती है, ये हमें जो गुल्लबास होता है उसमें देखने को मिलती है। तो ये संग्राहक या जो भोजन के अवशोषण से संबंधित जो रूपांतरण होते हैं वो हो गए कुंभिरूप, शंकुरूप, कुंभिरूप, तर्कुरूप और कंदिल। सांखित जो होती हैं इनकी रूपांतरण की हम बात करें तो इसमें ग्रंथिल जड़ें और न्यूमेटोफोर्स या श्वसन मूल जो होती है 2 प्रकार की रूपांतरण देखने को मिलती हैं। अपस्थानिक जड़ों की रूपांतरण की बात करें तो इसमें पहला संग्राहक जो कि खाद्य पदार्थों का अवशोषण या संग्रहित करता है, जिसमें कंदिल, वल्लित, मालाकार, पुलकित ये सभी हमने देखा है। कंदिल देखा है, वल्लित है, मालाकार है और पुलकित है। अधिपादपीय जड़ें आर्किड, बेंडा वगैरह में देखने को मिलती है। परजीवी जड़ें जो कि हम आगे देखेंगे, जिसमें हम सामान्यतः बात करें तो जो अमरबेल होती है उसमें परजीवी जड़ें पाई जाती है। मर्तोपजीवी जड़ें हो गए, प्रकाश संश्लेषी जड़ें भी होती हैं। जनन मूल है, अवस्तंभ मूल है, स्तंभ मूल है, मूल, प्रतान, पलावी जड़ें, ये सभी क्या हैं, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण हैं, जो कि आगे एक एक करके हम सभी के विषय में डिटेल से देखेंगे। रेशेदार जड़ें जो होती हैं फाइब्रस रूट, ये घासों में पाई जाती हैं। अब इन सभी के रूपांतरण हमें एक एक करके डिटेल से देखनी है, कुछ हमने देख लिए हैं। तो संग्राहक जड़ों, इसकी जो वास्तविक चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। संग्राहक जड़ें या स्टोरेज रूट्स जिसमें हमने देखा शंकुआकार, जिसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गाजर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोन के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली होती है। तो शंकुआकार किसमें मिलती है, गाजर में। दूसरा आता है नेपिफोरम या कुंभी रूपी, ये कुंभी की जैसी होती है जो कि चुकंदर या सलजम में देखने को मिलती है। ये इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुंभी के रूप में पाई जाती है। तो ध्यान में रखना आपको, कुंभी रूपी मूल किसमें मिलती है, चुकंदर या सलजम में देखने को मिलती है। फिर आता है फ्यूजिफोरम या तर्कुरूपी जो मूल होती है, ये मूली में पाई जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर से पतली, फिर ये बीच में मोटी हो जाती है, फिर लास्ट में फिर से पतली हो जाती है। तो ये फ्यूजिफोरम या तर्कुरूपी मूल है, वे किस में पाई जाती है, मूली में पाई जाती है। फिर आता है ट्यूबरस या कंदिल मूल। ट्यूबरस मूल या कंदिल मूल की बात करें तो ये पाई जाती है मिराबिलिस, जलापा या गुलाबास, या इसे हम फोर्क और क्लॉक प्लांट भी कहते हैं। तो इसमें ये गुच्छे के रूप में मिलती है, इस प्रकार से ये गुच्छे के रूप में इस प्रकार से पाए जाती हैं। तो कंदिल मूल पाई जाती है मिराबिलिस, जलापा या गुलाबास में। नेक्स्ट है ग्रंथिल। तो इसमें जो मूल होती है उसमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। जी अभी हमने देखा था कि राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है तो इनकी जड़ों में पाया जाता है सहजीवन के रूप में, और वहीं पे गांठें बना लेता है। तो ग्रंथिल या नोडुलेटेड रूट्स होती हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी गांठें बनी हुई हैं। एग्जाम्पल हो जाएगी इसके सेम यानी कि बीन में देखने को मिलता है। चना, मटर, मूंगफली, जितने भी दालों वाले, जितने भी लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पादप हैं, उन सभी में क्या होता है, ग्रंथिल जड़ें पाई जाती है। और ये ग्रंथिल किससे मिलती है, राइजोबियम जो जीवाणु है उसके कारण बनती है, जो कि सहजीवन करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोफोरस या न्यूमेटोफोर्स। तो इनकी हमने बात करी है, इन्हें मैग्रो वनस्पति में सामान्यतः देखने को मिलती है। दलदलीय जो भाग होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, उस भाग में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ये क्या करती हैं, ये बाहर निकल करके आती है, ऊपर की ओर बाहर निकल करके आती है। और इनमें जो छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटोड्स कहते हैं, उनसे ये वायु का या जो गैस ये विनिमय करती हैं। और इसके उदाहरण है राइजोफोर या न्यूमेटोफोर की हम बात करें, इन्हें हम श्वसनी मूल भी कहते हैं, श्वसनी मूल भी कहा जाता है। ये किस में पाई जाती है, तो राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनेरेसिया, हेरिटिएरा, इन सभी में कौन सी श्वसनी मूल पाई जाती है। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। तो अपस्थानिक मूल के रूपांतरण सबसे पहले संग्राहक जड़ें आती हैं जो कि भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। पहला ट्यूबरस रूट हो गया, फिर फैसिलिटेड रूट जो डहेलिया में पाया जाता है, और ट्यूबरस रूट जो कि शकरकंद में देखने को मिलता है, शकरकंद में देखने को मिलता है। मोनिलीफोरम रूट है, ये करेला में देखने को मिलता है। एनुलेटेड रूट है जो कि औषधीय पादप होती है उनमें पाया जाता है। नोडुलेटेड रूट होता है, नोडुलेटेड ग्रंथिल जो रूट होता है, ये इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। तो ये संग्राहक जड़ों के रूपांतरण हो गए अपस्थानिक मूल के रूप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिपादपी जो जड़ें होती हैं, ये पादप के जो वायवीय भाग है उससे निकलती है और वायु में पाए जाने वाले जो नमी है उसको अवशोषित करती है। और इन पादपों में वेलामेन नामक उत्तक पाया जाता है और वो क्या करता है, आर्द्रता ग्राही होता है। बेंडा, आर्किड्स, इनमें अधिपादपीय जड़ें पाई जाती हैं। तो तने वाले भाग से वायवीय जड़ें उत्पन्न होती है, तने से ये वायवीय जड़ें उत्पन्न होती है, और जिनमें स्पंजी उत्तक इस वेलामेन उपस्थित होता है जो आर्द्रता ग्राही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जड़ें होती हैं ये बहुत सारी निकली हुई हैं, ये जड़ें होती हैं जो कि तने वाले भाग से निकलती हैं। बेंडा, आर्किड्स में पाई जाती है अधिपादपीय जड़ें। नेक्स्ट आता है परजीवी जड़ें या जिन्हें हम चूषक जड़ें भी कहते हैं, पैरासाइटिक रूट्स या चूषक जड़ें भी इन्हें कहा जाता है। ये सामान्यतः अमरबेल में देखने को मिलता है जिसे हम कसकुटा भी कहते हैं। तो ये हमारे सामान्यतः खेतों में भी देखने को मिल सकता है कि इस प्रकार से येलो कलर की होती हैं, और जो जीवित पादप होता है उसके चारों ओर क्या करती हैं, घेरा बना लेती है, चारों ओर से कवर कर लेती हैं और फिर जो चुष्कांगों की सहायता से उससे भोजन ग्रहण करती हैं। तो अमरबेल या कसकुटा होती है, ये पौधे या बेल समय प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, अतः ये दूसरे पादपों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो परजीवी जड़ें या चूषक जड़ें किस में पाई जाती है, अमरबेल या कसकुटा में पाई जाती है। नेक्स्ट है मर्तोपजीवी जड़ें या माइकोराइजा। मर्तोपजीवी जड़ें या माइकोराइजा, तो ये इन्हें हम सेप्रोफाइटिक रूट्स भी कहते हैं। तो सेवनी पौधों में इसमें आप देख सकते हैं इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, ये जो फंजाई होती हैं वो पाए जाते हैं। साइकस जो पादप होता है उसमें सहजीवन के रूप में जो फंजाई होती है, कवक होते हैं, वो पाए जाते हैं और वो माइकोराइजा जड़ का निर्माण करते हैं। सेवनी पौधों की जड़ों में तथा कवक के मध्य पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है वो माइकोराइजा कहलाता है। तो ये जड़ें जो होती हैं इनमें जो कवक होते हैं इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, आश्रय प्राप्त करते हैं और सहजीवन के रूप में व्यतीत करते हैं। माइकोराइजा के बाद में आती है प्रकाश संश्लेषी जड़ें। प्रकाश संश्लेषी जड़ें या इसे हम परिपाची जड़ें भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट्स भी कहा जाता है। और ये किस में पाई जाती है, टीनियोस्पोरा, टीनियोफिलम, सिंगाड़ा में देखने को मिलती है। प्रकाश संश्लेषी जड़ें टीनियोस्पोरा, टीनियोफिलम या सिंगाड़ा में पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर की ओर जड़ें निकली हुई है। जो जलीय पादप हैं सिंगाड़ा जैसे पादप, उनमें ऊपर की ओर जड़ें निकल जाती है और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसी कारण इन्हें प्रकाश संश्लेषी जड़ें करती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करिए भोजन प्राप्त करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जड़ें किन में मिलती है, टीनियोस्पोरा, टीनियोफिलम और सिंगाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है जननीय जड़ें जो कि जनन में सहायक होती हैं। जननीय जड़ें या रिप्रोडक्टिव रूट्स, तो ये शकरकंदी और डहेलिया जो होती हैं उनमें जननीय जड़ें पाई जाती हैं जिनसे नए पादपों का निर्माण हो जाता है। कायिक जनन इनमें पाया जाता है। इनके पादपों की जो शाखाएं होती हैं यानी कि इनकी जो जड़ें होती हैं इनको दूसरे स्थान पर लगा करके हम नए पादप प्राप्त कर सकते हैं। तो शकरकंद की सतह पर उपस्थित पतले रोम कायिक जनन में भाग लेते हैं, अतः इन्हें जनन मूल या रिप्रोडक्टिव रूट कहा जाता है। तो जननीय मूल शकरकंद और डहेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपस्थानिक मूल के यांत्रिक कार्यों के रूपांतरण। तो अपस्थानिक मूल जो होती है वो यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए या स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए जो कार्य करती हैं
उनकी रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं। तो अपस्थानिक जड़ों की हम बात करें तो उसमें गन्ना, ज्वार, राइजोफोरा, पेंडेनस यानी कि केवड़ा, मक्का, इन सभी में क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है जो कि इन्हें सहारा प्रदान करती है। गन्ना, ज्वार, राइजोफोरा, पेंडेनस, केवड़ा या मक्का। अभी आगे इनके विषय में भी हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जड़ें निकली हुई है ये ज़मीन में धंस करके, ये हम बात करें तो गन्ने का पादप है, और ये ज़मीन में धंस करके क्या करती हैं, इसे सहारा प्रदान करती है जो कि जड़ के अन्य भाग से निकलती है, इसी कारण इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अवस्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल या स्लाइट रूट जिसे हम कहते हैं, तो पौधे के निचले भाग के नोड से उत्पन्न होती हैं। पौधे के निचले भाग, ये वाले जो भाग होते हैं निचले भाग के नोड से उत्पन्न होती हैं और जो पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। उदाहरण के रूप में हम गन्ने में देख सकते हैं अवस्तंभ रूट पाए जाते हैं। तो अवस्तंभ रूट का जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। और अपस्थानिक जड़ों में सहारा प्रदान करने के लिए गन्ना, ज्वार, राइजोफोरा, पेंडेनस, मक्का, बरगद, इन सभी में पाए जाती हैं सहारा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट आता ही है स्तंभ मूल, जो कि स्तंभ से निकलती है। स्तंभ मूल या स्तंभ से निकलने वाली जो रूट है जिसे हम प्रोप रूट कहते हैं, जो कि सामान्यतः बरगद में पाई जाती है। ये हम सामान्य गाँवों में भी देख सकते हैं। ये देखो स्तंभ से निकल करके ये मिट्टी में धंस जाती है और धंस करके क्या करती है, सहारा प्रदान करती है पादप को। तभी तो कई वर्षों तक जो बरगद का पादप है वो जीवित रह पाता है। बरगद के तने की शाखाओं से स्तंभ मूल का विकास होता है जो ऊर्ध्वाधर जमीन की ओर वृद्धि कर तने को सहारा प्रदान करती है। तो ये जमीन की ओर वृद्धि करती है और तने को सहारा प्रदान करती है। तो ये होगी स्तंभ मूल जो कि बरगद में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुस्ता जड़ें, या जिसे हम बटरस जड़ें भी कहते हैं, पुस्ता जड़ें। तो सालमेलिया, टर्मिनेलिया, इनमें पाई जाती है पुस्ता जड़ें। सालमेलिया और टर्मिनेलिया में पुस्ता जड़ें पाई जाती है। तो पौधे के तने के निचले भाग से पतली चपटी जड़ें उत्पन्न होती है जो इन लंबे वृक्षों में सहारा प्रदान करती है। देखो इस प्रकार से ये चपटी जड़ें होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकती हैं। इस प्रकार से ये जड़ें निकलती है, ये चपटी होती है, चौड़ाई इनकी ज़्यादा होती है, और ये क्या करती है, फैल करके इन पादपों को सहारा प्रदान करती है। तो पुस्ता जड़ें किस में पाई जाती है, सालमेनिया और टर्मिनेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जड़ वो परतान के रूप में भी रूपांतरित होती है। जड़ परतान या रूट टेंड्रिन्स, पान और जो पान या जो बिट्टल का जो पादप होता है उनमें जड़ें परतान के रूप में रूपांतरित होती है। तो पान में पतली घुमावदार जड़ें पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए किसी अन्य वस्तु या पौधे के चारों ओर लिपट जाती है। तो जो पादप होता है पान का, या जिसे हम बात करें तो पान का जो या बीटल का पादप होता है उसमें अन्य जो वस्तु से संबंधित सहारा प्रदान करने के लिए उस वस्तु के चारों ओर ये जो टेंड्रिल या परतान का निर्माण करके वो लिपट जाती हैं और लिपट के उसे सहारा प्रदान करती हैं, आरोहण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है पलावी जड़ें या फ्लोटिंग रूट्स। तो ये लुडविजिया या जूशिया नामक पादपों में पाए जाते हैं। लुडविजिया या जूशिया में इन जड़ों में वायु से भरे रिक्त स्थान पाए जाते हैं जो पौधे को जल में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये जड़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन जड़ों में क्या होता है, जो रिक्त स्थान होते हैं वो वायु से भरे रहते हैं, और वायु से भरे रहने के कारण ये जो जल है उसमें तैरते हुए या तैरने में इन्हें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से जड़ों की रूपांतरण हमने देख लिया। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखने वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो हमने शुरुआत में पढ़े थे कि संग्राहक जड़ों की रूपांतरण है, संग्राहक जड़ों की रूपांतरण वो हमने देखे थे। इसमें आप देखो यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सा आपके ध्यान में रखना है। संग्राहक जड़ों की जो रूपांतरण ये सभी आपको इनकी उदाहरण और ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। मूसला मूल के ये रूपांतरण भी ध्यान में रखने हैं। अपस्थानिक मूल के जितने भी रूपांतरण हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं उसके उदाहरण देखने हैं। रेशेदार मूल के उदाहरण आपको घास के रूप में देखने हैं, इसमें हमने ज़्यादा देखा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जड़ों के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से देख लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आपका जो लाइव का ऑप्शन शुरू होता है उसके बाद में क्लास से आपकी लाइव होने लगेगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए जिससे सब्सक्राइब बढ़ सके। धन्यवाद।